हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। देखिए, अभी ये जो टाइम चल रहा है, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कोरोना में, लॉकडाउन में सारे स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं, तो मेरे बच्चे और बायो लेने वाले जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई कर सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए आप यदि वीडियो देखते हैं तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे बच्चे जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, जो ओनली एमपी बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बुक्स नहीं है या उनके पास नोट्स नहीं है, तो वो ये वीडियो देखकर समझ पाएंगे। कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। गांव में ऐसे ऐसी जगहों पर जहां पर बच्चे बिल्कुल बहुत ही परेशान हो गए हैं कि कैसे पढ़ाई करें, तो वो ये वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे सभी को फायदा मिल सके और अच्छे से वो पढ़ाई कर सके। जहाँ डाउट्स हो पूछ सके। वो चाह कर भी कोचिंग स्कूल नहीं जा सकते, तो कम से कम इन्हीं वीडियो से पढ़ाई करें। ठीक, यही उद्देश्य है मेरा वीडियो बनाने का। ओके, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था मेंडल के जो नियम बनाए गए हैं उनकी शब्दावली और एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस में हमने देखा था कि जो फर्स्ट जनरेशन में जो बीज उत्पन्न होते हैं उसमें पूरे पौधों में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। सेकेंड जनरेशन में जो बीज उत्पन्न होते हैं उनमें अनुपात होता है 1:2:1, जिसमें एक पूरा समयुग्मजी प्रभावी लक्षण होता है, एक समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण वाला पौधा होता है, और जो दो पौधे होते हैं वो संकर पौधे होते हैं। और किंतु लक्षण कैसा प्रदर्शित करते हैं? प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। इनमें जब अपने आप संकरण होने दिया जाए तो उसमें 75% लक्षण प्रारूप प्रभावी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं और 25% जो है वो अप्रभावी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। उसमें भी जो लंबे पौधे यानी प्रभावी पौधे उत्पन्न होते हैं, प्रभावी लक्षण वाले 75% पौधे, उनमें से भी कुछ समयुग्मजी होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? विषम युग्मजी होते हैं। ठीक है। बौने पौधे जो होंगे, जो बौना पौधा है उससे कैसे पौधे उत्पन्न होंगे? आगे भी चलकर बौने पौधे ही उत्पन्न होंगे। उनसे कभी भी बौने पौधों का यदि संकरण कराया जाए तो कभी भी लंबे पौधों वाला लक्षण प्रकट नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि बौने पौधे में जो बौना पौधा उत्पन्न हुआ है उसमें कहीं भी लंबे पौधे का जो जीन है वो नहीं था। यदि लंबे पौधे का जीन होता तो बौने पौधों में संकरण कराने पर, देखिए लंबे लंबे पौधों में संकरण कराया तो एक बौना पौधा उत्पन्न हुआ, लेकिन बौने और बौने पौधे में यदि संकरण कराया तो कभी भी लंबा पौधा प्राप्त नहीं हुआ। मतलब बौने पौधों में कभी कहीं पर भी लंबे वाले पौधे का लक्षण छुपा हुआ नहीं था, जबकि लंबे वाले पौधों में बौने पौधे का लक्षण छुपा हुआ था, जो कि किसी ना किसी पीढ़ी में प्रकट हुआ। ठीक है। तो ऐसा ही मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए, अलग अलग लक्षणों को ध्यान में रख के उन्होंने एक तालिका बनाई थी और उन्होंने बताया था कि प्रत्येक जो लक्षण है उसका रेशो, उसका अनुपात यदि प्रयोग किए जाए कई पीढ़ियों तक तो कैसे कैसे हमें प्राप्त होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा लक्षण जो है लिया जाए, उसमें कौन सा प्रभावी होता है, कौन सा अप्रभावी होता है, और उनमें यदि एक संकर क्रॉस कराया जाए
तो किस अनुपात में F3 जनरेशन में पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एक तालिका सी हम बना लेते हैं। पहला, इस तालिका में देखिए लाइन बहुत सीधी नहीं भी आए, हो सकता है। इसमें जो पहला कॉलम है वो होगा लक्षण का, यानी पौधे का कौन सा लक्षण लिया गया है। फिर दूसरा कॉलम होगा कि किस गुणसूत्र पर वो उपस्थित है, गुणसूत्र संख्या पर स्थिति, यानी जो लक्षण हमने लिया है वो किस गुणसूत्र, कौन से नंबर वाले गुणसूत्र पर स्थित होता है। फिर उसमें से प्रभावी लक्षण कौन से हैं और अप्रभावी लक्षण कौन से हैं, और यदि इनमें एक संख्या क्रॉस कराया जाए तो जो इनका अनुपात है वो कितना प्राप्त होता है। ये उन्होंने बिल्कुल मैथमेटिकली सिद्ध किया था। हमने पढ़ा था कि मैथमेटिकली उन्होंने सिद्ध किया था। इसमें सबसे पहला लक्षण जो उन्होंने लिया वो लिया था पुष्प का रंग। ऐसे पौधों में संकरण कराया जिनमें पुष्प का रंग कैसा था, अलग अलग। तो इसकी स्थिति गुणसूत्र पर कहाँ थी, 1 नंबर गुणसूत्र पर पहले पेयर में थी, और इसमें से जो प्रभावी लक्षण था वो लाल था और अप्रभावी लक्षण सफेद था। तो बताओ मुझे कि जो फर्स्ट जनरेशन होगी, यदि ऐसे 2 पौधों में क्रॉस कराया जाए तो फर्स्ट जनरेशन में कौन से पौधे उत्पन्न होंगे, कौन से फूल वाले पौधे उत्पन्न होंगे, प्रभावी लक्षण वाले पौधे। ये वाले जितने भी पौधे उत्पन्न होंगे सब कैसे फूलों वाले होंगे, लाल फूल वाले। और दूसरी पीढ़ी जब आएगी तो उसमें एक पौधा कौन सा आ जाएगा, सफेद फूल वाला। पहली पीढ़ी में सब लाल फूल वाले थे और सब लाल फूल वालों को परागित किया, तो उसमें मतलब लाल फूल वाले पौधों में से परागित करने पर भी एक पौधा कैसा मिल गया, सफेद। मतलब पहली पीढ़ी में कहीं भी सफेद फूल वाला पौधा नहीं था भाई, लेकिन सेकेंड पीढ़ी में देख गया, थर्ड पीढ़ी में भी आ गया, मतलब कहीं ना कहीं वो छुप गया था। तो उन्होंने यह परीक्षण करते करते अनुपात दिया कि क्या अनुपात आता है उसमें, कि क्या क्या अनुपात आते हैं। तो इनका लाल जो है वो फूल प्राप्त हुए 3.15, तो सफेद फूल वाला पौधा कितना प्राप्त हुआ, ओनली 1। अब दूसरा लक्षण है फली का आकार। अलग कलर से लिख देती हूँ मैं, मिक्स नहीं होगा। फली का आकार। अब जो फली का आकार था वो कैसा कैसा हो सकता, वो कौन से वाले में था, कौन से गुणसूत्र पर था, तो 4 नंबर गुणसूत्र पर था। किस नंबर पर, 4 गुणसूत्र पर। और इसमें विरोधी लक्षण कौन कौन से थे, फूला हुआ और संकुचित। अब मेंडल को परीक्षण करने के पश्चात ये तो पता चल ही चुका था कि जो पहली पीढ़ी में दिख रहे हैं वो प्रभावी और अगली पीढ़ी में एक आध दिखने वाला अप्रभावी। तो उन्होंने बढ़िया यहाँ पर बता दिया कि फूला हुआ जो लक्षण है वो प्रभावी है और संकुचित कैसा है, अप्रभावी है। जब उन्होंने और प्रयोग किए तो उन्होंने बताया कि इसमें क्या अनुपात आया। तो अनुपात आया और इसका अनुपात कितना आया, उन्होंने देखा 2.95 अनुपात 1 आया। किसमें, फली के आकार वाले। फिर अपन को मालूम है अलग अलग उन्होंने किया था। तीसरा उन्होंने लक्षण देखा, उन्होंने देखा बीज फली का रंग, यानी जो मटर की पौधा है उसमें फली का रंग कैसा है, और वो किस गुणसूत्र पर था, 5वें गुणसूत्र पर था, 5 नंबर गुणसूत्र पे था।
और इसमें प्रभावी जो था वो हरा था, हरे रंग की फली वाला, और अप्रभावी था पीले रंग की फली वाला। इसमें जब अनुपात उन्होंने निकाला तो उन्होंने बताया कि अनुपात आया था 2.82 अनुपात 1। ठीक, अगला लक्षण जो उन्होंने लिया वो लक्षण लिया उन्होंने बीज का, जो फली के अंदर क्या पाया जाता है, बीज। तो बीज का आकार गोल था या झुर्रीदार। बीज का आकार कैसा है, और वो कौन से नंबर गुणसूत्र पर था, 7 नंबर गुणसूत्र पर था। और इसमें जो गोल लक्षण था वो प्रभावी था, और जो अप्रभावी था वो कौन सा लक्षण था, झुर्रीदार। माइंड में रिपीट करते चलिए कि पहली पीढ़ी में देखा होगा कौन सा वाला, गोल वाला। दूसरी पीढ़ी में एक आध कोई झुर्रीदार दिखा होगा, और तीसरी पीढ़ी में भी झुर्रीदार कम थे और जो गोल थे वो अधिक थे। तो इसमें इसका अनुपात कितना मिला, 2.96 अनुपात 1। देखिए अप्रभावी हमेशा कितने अनुपात में मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, एक ही पौधा हमें प्राप्त हो रहा है। फिर है बीज पत्र का रंग। बीज पत्र मीन्स बीज को छीलने पर जो अंदर रहता है, बीज पत्र का रंग। तो बीज पत्र का रंग कैसा था, तो और वो कहाँ पर स्थित था, पहले नंबर गुणसूत्र पर। इस पर स्थित था, पहले नंबर गुणसूत्र पर। अब इसमें भी प्रभावी था पीला और अप्रभावी था हरा। इनमें जब और प्रयोग किए गए तो क्या अनुपात प्राप्त हुआ, 3.01 अनुपात 1। प्रभावी इतने, अप्रभावी इतने। ठीक, अगला लक्षण जो उन्होंने जिसको जो प्रयोग में लिया था वो था पुष्प की स्थिति। संख्या भी उन्होंने काउंट की थी, पर मैं आपको अभी इतना नहीं बता रही हूँ, उतना लिख जाएंगे तो बाकी चीजें आप भूल जाएंगे। तो पुष्प की स्थिति का जो जीन था वो 4 नंबर गुणसूत्र पर था। और कैसी स्थिति होना चाहिए, तो एक स्थिति होती है कक्षी यानी पत्ती के कक्ष में, एक स्थिति होती है शीर्षस्थ। तो जो कक्षीय स्थिति थी वो कक्षीय स्थिति कैसी थी, प्रभावी थी, और जो अप्रभावी थी वो कौन सी थी, शीर्षस्थ स्थिति थी। इनका जब अनुपात निकाला गया तो कितना अनुपात मिला, 3.14 अनुपात 1। आप देखते हैं अप्रभावी वाला एक ही मिल रहा है। अगला 7वां लक्षण जो था वो था पौधे की ऊंचाई। पौधे की ऊंचाई, और जो पौधे की ऊंचाई में लंबा और पौना, ये कहां पर था, 4 नंबर। कहां पर था ये, 4 नंबर पे। ये लंबा प्रभावी लक्षण, बौना अप्रभावी लक्षण। अब इनका अनुपात कितना मिला, इनका अनुपात मिला 2.84 अनुपात 1। ये वो 7 लक्षण हैं जिनको ध्यान में रखकर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। ये वो जीन, ये गुणसूत्र हैं जिन पर ये स्थित है। यहाँ आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 3 लक्षण जो है, फली का आकार, पुष्प की स्थिति, पौधे की ऊंचाई, ये 4 नंबर के गुणसूत्र पर है। यह भी आप ध्यान रखेंगे कि 4 नंबर गुणसूत्र पर फली का आकार, पुष्प की स्थिति और पौधे की ऊंचाई है। पुष्प का रंग और बीज पत्र का रंग एक ही गुणसूत्र पर है, एक ही गुणसूत्र पर है। और यदि ये पास पास होंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा, जिसमें से ये जो पुष्प की स्थिति है ये अलग कर दें हम, तो ये और ये फली का आकार और पौधे की ऊंचाई, ये सहलग्न जीन है जो एक साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं। और यहाँ पर जो पुष्प का रंग है और बीज पत्र का रंग है ये सहलग्न है,
किंतु एक साथ अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। प्रभावी लक्षण ये है, तो अब जैसे ये है लाल, लाल को रेड बोलते हैं, तो इसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा? इससे। ठीक है, हरा, हरे को ग्रीन बोलते हैं यदि फली का रंग ले रहे हैं तो जी, यदि बीज का रंग ले रहे हैं तो येलो, तो प्रभावी लक्षण वाई से। तो अप्रभावी किससे बताया जाएगा? इससे। यदि ये है तो इसको किससे बताया जाएगा? स्मॉल जी से। यदि ये प्रभावी लक्षण है तो अप्रभावी किससे बताया जाएगा? स्मॉल आर से। फूला हुआ ये यदि गोल बीज है तो इसको राउंड कैपिटल आर से बताया जाएगा, तो इसको किससे बताया जाएगा? फिर स्मॉल आर से। ठीक है, तो इस तरह से इनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। ये ध्यान रखना है हमें कौन से गुणसूत्र पर स्थित है, कितने लक्षणों का अध्ययन किया था उन्होंने और क्या अनुपात प्राप्त किया। इसमें आप एक सिमिलरिटी देख रहे हैं कि अप्रभावी लक्षण हमेशा एक की संख्या में ही प्राप्त हुआ, उसका अनुपात हमेशा एक रहा है, यानी कम मात्रा में वो दिखाई दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे उन प्रयोगों को और पुख्ता करने के लिए, और ज्यादा पक्का करने के लिए उन्होंने कौन कौन से प्रयोग कर लिए थे? व्हाइट चॉक, हाँ, कौन कौन से प्रयोग किए थे? तो उन्होंने क्या किया था? अलग अलग टाइप के प्रयोग किए थे। जैसे एक संकर क्रॉस किया तो एक लक्षण को ध्यान में रखकर एक संकर क्रॉस, दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया तो द्विसंकर क्रॉस, तीन लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया तो तीन संकर क्रॉस। यानी एक ही पौधे में जब उत्पन्न होने के बाद दो लक्षणों को देखते थे, ध्यान में रखते थे तो द्विसंकर क्रॉस, और तीन लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते थे तो तीन संकर क्रॉस। और यदि तीन से ज्यादा लक्षणों को देखकर क्रॉस कराते, भाई 7 लक्षण थे, तो यदि 4 लक्षण को देख रहे हैं उत्पन्न होने वाले पौधों में तो उसे क्या कहा जाएगा? बहुसंकर क्रॉस कहा जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आगे जो देख रहे हैं कि उनने अपने प्रयोगों को और पुख्ता करने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए, तो उसके अंतर्गत आता है पहला परीक्षार्थ संकरण। परीक्षार्थ संकरण ये हम अभी पढ़ेंगे। फिर और क्या किया उन्होंने? पूर्वज संकरण, और तीसरा उन्होंने किया कौन सा? व्यतिक्रम संकरण। ठीक, थोड़ा सा समझ लें। परीक्षार्थ संकरण में क्या किया उन्होंने, पूर्वज संकरण में क्या किया, व्यतिक्रम संकरण में क्या। इसलिए परीक्षार्थ संकरण किसे कहते हैं, पूर्वज संकरण किसे कहते हैं, और व्यतिक्रम संकरण किसे कहते हैं, ये क्यों कराया जाता है? ये वास्तव में कहना चाहिए कि मेंडल के जो नियम हैं, जो नियम उन्होंने बताए थे और जो क्रॉस बताया था उसको परीक्षण कर दे, उसका परीक्षण हो जाता है, उसके रिजल्ट से कंफर्मेशन हो जाती है। कंफर्मेशन के लिए ये प्रयोग उन्होंने बताया। तो पहला जो है परीक्षा पूर्वज संकरण हम ले लेते हैं। पूर्वज संकरण ये इजी है इसलिए इसको मैंने पहले लिखा। पूर्वज मतलब, पूर्वज संकरण मतलब F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्मजीव, जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं सब कैसे मिलते हैं हमें? विषम युग्मजीव मिलते हैं। विषम युग्मजीव पौधों का संकरण जनक पौधे से कराया जाए। अब वो जनक प्रभावी भी हो सकता है, जनक पौधे से कराया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वज संकरण।
में क्या किया जाता है, F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्मजीय पौधों का संकरण जनक पौधे से कराया जाता है। अब देखिए, जैसे ये है एक रेड समयुग्मजीय और ये है वाइट पौधे वाला, ये लाल फूल वाला है और ये सफेद फूल। ठीक, इससे इनमें जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें कैसे पौधे प्राप्त होंगे, इसमें जितने भी पौधे प्राप्त होंगे सब लाल फूल वाले पौधे प्राप्त होंगे। जितने भी पौधे प्राप्त होंगे, जितने भी पौधे प्राप्त होंगे सब कैसे प्राप्त होंगे, लाल फूल वाले। लाल फूल वाले, लाल फूल, ये कैसा था, समयुग्मजीय, लेकिन ये जितने भी मिलेंगे कैसे मिलेंगे हमें, विषम युग्मजीय। ये कौन सी पीढ़ी में प्राप्त हुए हमें, कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में ये जो पौधे प्राप्त हुए हैं, यदि पुनः इनका और इनका संकरण कराया जाए, यदि संकर पौधे का संकरण जनक पौधे से कराया जाए तो हमें 50% लाल फूल वाले और 50% सफेद फूल वाले पौधे प्राप्त होंगे। देखिए अब इसमें क्या, हमें क्या पता चल रहा है, इसमें ये जो था ये भी लाल फूल वाला था, ये भी लाल फूल वाला पौधा है, और इनमें जब संकरण कराया तो हमें सफेद फूल वाले पौधे भी प्राप्त हुए। सफेद फूल वाले पौधे कहाँ से प्राप्त हुए, ये समयुग्मजीय पौधा था, लाल पौधा, जनक पौधा जो था, इसमें तो सफेद का कहीं लक्षण नहीं था। मतलब लक्षण कहाँ पर थे, यहाँ पर कहीं सफेद फूलों का लक्षण था, और जो कि उसमें क्या हो गया, F2 जनरेशन में प्रकट हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो F1 पीढ़ी के ये पौधे थे, इनमें सफेद फूल का लक्षण भी छुपा हुआ था। ठीक है, चलिए अब सेकंड में आते हैं हम, परीक्षार्थ संकरण। परीक्षार्थ संकरण में क्या किया जाता है, दूसरा नंबर, परीक्षार्थ संकरण। अब परीक्षार्थ संकरण क्या है, F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्मजीय प्रभावी लक्षण वाले पौधों को पौधे का संकरण अप्रभावी लक्षणों वाले पौधे से कराया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, परीक्षार्थ संकरण। अब इससे किस चीज की परीक्षा होती है, देखिए देखते हैं अपन। भाई परीक्षार्थ है, परीक्षा ले रहे हैं, तो क्या परीक्षा ले रहे हैं हम, F1 पीढ़ी में जो प्राप्त विषम युग्मजीय पौधा है, वही हम लाल फूल वाला पौधा ले लेते हैं। ये कौन सी पीढ़ी में प्राप्त पौधे हैं, F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे हैं। इनका, ये F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे हैं। अब इसका संकरण किससे कराया जा रहा है, अप्रभावी लक्षण वाले, यानी दूसरा पौधा, एक पौधा F1 पीढ़ी से मिला है और ये कौन सा पौधा है, अप्रभावी लक्षण वाला पौधा जो जनक पौधा होता है। इनका यदि संकरण कराया जाए तो इसके युग्मक कैसे होंगे, इस तरह के, इसके युग्मक कैसे होंगे, इस तरह के होंगे। इनमें जो प्राप्त पौधे होंगे वो किस तरह से होंगे, इस तरह के प्राप्त होंगे। कैसे, इससे जो पौधा प्राप्त होगा
इससे जो पौधा प्राप्त होगा, यानी बौने पौधे प्राप्त होंगे। तो अप्रभावी लक्षण वाले पौधे होने पर भी प्रभावी लक्षण भी एक पौधे में भले ही विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रकट होगा। मतलब प्रभावी लक्षण भी प्रभावित नहीं होता बौने लक्षण से, बौने लक्षणों वाले पौधे से प्रभावित कराने। अप्रभावी लक्षण जो है वो पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो जाता यदि उसको किसी संकर पौधे के साथ में संकरण कराया जाए। इससे ये पता चलता है कि प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक, तो ये हो गया कौन सा लक्षण, परीक्षार्थ संकरण। अब इसके बाद में है परीक्षार्थ संकरण में क्या होता है कि ज्यादातर पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, उसमें प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं, 50% वो और 50% वो। अब व्युत्क्रम संकरण, परीक्षार्थ संकरण में थोड़ा सा वहां गड़बड़ हो गई है। 50% लाल फूल पौधे वाले मिलेंगे और 50% सफेद फूल वाले, यानी पूर्वज संकरण और परीक्षार्थ संकरण दोनों लगभग एक जैसे हैं। बस अंतर कहाँ है कि जो पूर्वज संकरण है इसमें F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड पौधा प्राप्त हुआ है उसका संकरण प्रभावी लक्षण वाले जनक से कराया जाता है। परीक्षार्थ संकरण में F1 जनरेशन में प्राप्त जो पौधा है उसका संकरण कराया जाता है किससे, अप्रभावी जो लक्षण वाला जनक है उससे कराया जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है, आंसर दोनों में सेम मिलता है कि 50% प्रभावी लक्षण वाले, 50% अप्रभावी वाले प्राप्त होते हैं। आप तीसरे नंबर पे है कौन सा संकरण, व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण का मतलब क्या है, देखो इसको पहले एग्जाम्पल से समझ कि क्या किया गया। ये रेड फूल वाला समयुग्मजी था और ये व्हाइट फूल वाला समयुग्मजी था। क्या किया गया, इसके पराग कणों का उपयोग किया गया है और इसके वर्तिकाग्र का उपयोग किया गया। ठीक, इसके परागकण लिए, इसके परागकणों को निकालकर फेंक दिया, इसके परागकणों को इसमें डाला। इस स्थिति में ये कौन सा पौधा कहलाया, मादा पौधा, और ये कौन सा कहलाया, नर पौधा। अब इससे जो प्राप्त पौधे हैं उनका अध्ययन किया जाए, इनमें आपस में संकरण करा के। अब नेक्स्ट टाइम क्या किया जाए, ये पहला प्रयोग था। अब क्या किया जाए कि ये जो प्रभावी लक्षण वाला पौधा है इसके किसका उपयोग किया जाए, वर्तिकाग्र का यानी मादांग का, और ये जो पौधा है इसके किसका उपयोग किया जाए, परागकण। इस स्थिति में ये पौधा क्या कहलाएगा, नर, और ये वाला पौधा क्या कहलाएगा, आ रही है बात समझ में आपको। व्युत्क्रम उल्टा कर दिया गया। व्युत्क्रम संकरण यानी एक बार जो प्रभावी लक्षण वाला पौधा था उसके केवल परागकण लिए गए, अप्रभावी लक्षण वाले पौधे का वर्तिकाग्र यानी नर मादा भाग उपयोग का किया गया। और दूसरी बार क्या किया गया, उल्टा कर दिया गया। उल्टा मतलब जो प्रभावी लक्षण वाला पौधा था उसके परागकण निकालकर फेंक दिए गए और उसके लिए कौन से परागकणों का उपयोग किया गया, जो अप्रभावी लक्षण वाला पौधा था उसके परागकणों का उपयोग किया गया। तो रिजल्ट देखे गए कि यदि ऐसा किया जाए तो रिजल्ट कैसे मिलते, कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, क्या इसके रिजल्ट और इसके रिजल्ट समान होते हैं या नहीं। रिजल्ट का मतलब है F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी, तीनों में रिजल्ट देखे जाएंगे कि कितने जो लाल फूल वाले पौधे मिल रहे हैं और कितने कैसे मिल रहे हैं, सफेद फूल वाले मिल रहे हैं। यदि नर इसको बनाया तो कितने मिलेंगे, यदि मादा बनाया तो कितने मिलेंगे। तो ऐसा देखा गया है लक्षण ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। यानी व्युत्क्रम संकरण भी यदि करा दिया जाए तो लक्षणों का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कौन से थे, ये कंफर्मेशन टेस्ट थे एक्चुअली। तो कौन कौन से, एक संकर क्रॉस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि मटर के फूलों के पौधे के कौन कौन से लक्षण थे जिन पर पेंडल ने प्रयोग किया, कहाँ गुणसूत्र पर स्थित है, उनमें से प्रभावी कौन है, अप्रभावी कौन है,
उनमें कितने F3 जनरेशन में कितना अनुपात पौधों का प्राप्त होता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि कन्फर्मेशन टेस्ट करने के लिए जो उसने मेंडल ने प्रयोग किए, उनमें क्या किया उन्होंने कि परीक्षांक संकरण किया, पूर्वज संकरण किया, व्युत्क्रम संकरण करने के लिए उन्होंने कहा और खुद भी किया। तो पूर्वज संकरण क्या है कि F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का यदि प्रभावी लक्षण वाले जनक से क्रॉस कराया जाए तो रिजल्ट मिलता है 50% प्रभावी लक्षण वाले पौधे और 50% अप्रभावी लक्षण वाले पौधे। इससे ये पता चलता है कि दोनों ही प्रकार के लक्षण पौधे में मौजूद हैं, भले ही वो लक्षण कौन सा प्रकट कर रहा है, प्रभावी वाला F1 जनरेशन। ठीक है। दूसरा परीक्षार्थ संकरण। परीक्षार्थ संकरण में भी जो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे होते हैं उनमें सब में प्रभावी लक्षण होते हैं। तो F1 पीढ़ी में प्राप्त जो प्रभावी लक्षण वाले पौधे हैं उनका संकरण जो अप्रभावी लक्षण वाला जनक है उससे कराया जाए तो उसमें भी 50% प्रभावी लक्षण वाले और 50% अप्रभावी वाले लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि एक एक पौधा हम अलग अलग उसको जेनेटिकली पता कर सकते हैं कि ये समयुग्मजी है अथवा विषम युग्मजी है। यदि वो विषम युग्मजी है तो उसमें अप्रभावी लक्षण ज्यादा प्रकट होगा और यदि वो समयुग्मजी है तो उसमें यदि है तो उसमें ज्यादा लक्षण प्रकट नहीं होगा। अब अगला है व्युत्क्रम संकरण। इसमें जिस पौधे को एक परीक्षण करते समय नर पौधा लिया गया था, अगले परीक्षण करते समय उसको मादा बना दिया जाता है। इससे रिजल्ट में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमने मेंडल के नियमों से संबंधित बहुत सी शब्दावली और जो परीक्षार्थ संकरण थे, प्रयोग थे, ये हमने पढ़ लिए। एक संकर क्रॉस पिछले उसमें पढ़ा था, द्विसंकर क्रॉस, त्रिसंकर क्रॉस, मटर के पौधे के लक्षण, कौन कौन से परीक्षण टेस्ट हैं। अब अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के नियम, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलिए आज के प्रश्न। मटर के पौधे में किस किस गुणसूत्र पर सहलग्न जीन पाई जाती है? दूसरा प्रश्न, मटर के पौधे की लंबाई तथा फली के आकार की जीन किस गुणसूत्र पर पाई जाती है? तीसरा प्रश्न, समयुग्मजी किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न, किसी लंबे पौधे में कौन कौन से जीनोटाइप प्रकट होने की संभावना है? यदि किसी लंबे संकर पौधे का संकरण बौने पौधे से कराया जाए तो किस अनुपात में पौधे प्राप्त होंगे? ठीक है, प्रश्नों का उत्तर दीजिए, पढ़ते रहिए, जहां समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।